हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। तो इस पार्ट का यह पहला टॉपिक होगा जिसमें हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में जानेंगे कि आदर्श राज्य के दार्शनिक आधार क्या क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं और आलोचकों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या क्या आलोचनाएं की हैं। तो इस टॉपिक में हम प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा यानी प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में जानेंगे। प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक हैं प्लेटो। उनको न केवल यूनान का बल्कि पूरे विश्व का पहला राजनीतिक दार्शनिक होने का गौरव प्राप्त है। मूल रूप में प्लेटो एक आदर्शवादी थे। वे पदार्थ की अपेक्षा विचार को ही वास्तविक मानकर प्राथमिकता देते थे। प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था और प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लेस था। प्लेटो शब्द का यूनानी उच्चारण प्लाटोन है और प्लाटोन शब्द का अर्थ होता है चौड़ा, चपटा। प्लेटो शुरू से ही राजनीतिज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका और वो एक महान दार्शनिक बन गए। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, यानी प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। अब हम देखते हैं प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या हैं। प्लेटो की रचनाएं काल के आधार पर 4 भागों में बांटी जाती हैं। तो सबसे पहले वर्ग में सुकरात से संबंधित रचनाएं हैं। इन रचनाओं में जो विचार दिए गए हैं वो सुकरातों के विचारों की ही अभिव्यक्ति हैं। तो पहले वर्ग में जो रचनाएं आती हैं वे हैं एपोलोजी, क्रीटो, यूथ्रीफो और जॉर्जियस। ये सभी रचनाएं सुकरात की मृत्यु से संबंधित हैं। पहली 2 रचनाएं यानी एपोलोजी और क्रीटो राज्य की आज्ञा का पालन और उसकी सीमा से संबंधित है। दूसरे वर्ग की जो रचनाएं हैं वे 380 ईस्वी पूर्व की हैं। ये प्लेटो के अपने विचारों से संबंधित हैं और इनमें जो रचनाएं हैं वो हैं मेनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक और फ्रेडस। ये सभी रचनाएं प्लेटो की चरम उत्कृष्ट साहित्यिक और दार्शनिक प्रतिभा को प्रतिबिंबित करती हैं। तीसरे वर्ग में संवाद या कथा उपकथन आते हैं। इनमें है पार्मेनिडिस, थीसिस, सोफिस्ट और स्टेटमेंट्स। इन सभी रचनाओं का संबंध प्लेटो की शैली, विचार, व्यक्तित्व से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धति से है। और चौथा वर्ग जिसे अंतिम वर्ग भी कह सकते हैं, उसमें 3 रचनाएं हैं फिलिबिस, टाइमिस और लोज जो है वो प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सुकरात एक चरित्र के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। इन रचनाओं में प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना, सर्वोत्तम रचना रिपब्लिक है, जिसके द्वारा प्लेटो ने राजनीतिक, दर्शन, शिक्षा, मनोविज्ञान, कला, नीतिशास्त्र के क्षेत्र में एक मेधावी और सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। यह रचना राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो की बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य देन मानी जाती है। तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है रिपब्लिक और उनकी अंतिम रचना है द लॉज। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में देखते हैं। प्लेटो के समय में यूनान में जो राजनीतिक और सामाजिक अराजकता व्याप्त थी, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना रिपब्लिक में प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उद्देश्य था न्याय की प्राप्ति करना। उसके आदर्श राज्य की कल्पना अत्यंत मौलिक है। इस राज्य के चित्रण के कई कारण दे गए हैं प्लेटो ने। तो वे कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो प्लेटो आदर्शवादी थे, तो उन्होंने पदार्थ की बजाय विचार को ही वास्तविक माना। उनके अनुसार वास्तविकता किसी वस्तु में नहीं है, बल्कि वस्तु के बारे में जो भाव है उसमें है। इस तर्क के आधार पर प्लेटो मौजूदा राज्यों को परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और अवास्तविक मानता था। जो उस समय राज्य मौजूद थे उनको परिवर्तनशील मानते थे प्लेटो, इसलिए उन्होंने अपने आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। दूसरा कारण यह है कि अपने समय में एथेंस की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों से प्लेटो चिंतित था। उन्हें सुधारने के लिए ही उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की। तीसरा कारण है प्लेटो उस समय के यूनानी नगर राज्यों के शासकों के लिए
राज्य का एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि वे अपने नगर राज्यों में राजनीतिक और सामाजिक सुधार ला सकें। तो इन कारणों से ही प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। प्लेटो के आदर्श राज्य को सेबाइन जैसे लेखक कल्पना की उड़ान मानते हैं। उसका आदर्श राज्य अव्यवहारिक है। अपने आदर्श राज्य के बारे में प्लेटो ने स्वयं कहा है कि राज्य शब्दों से बनाया गया है, क्योंकि मेरा विचार है कि संसार में यह कहीं भी मौजूद नहीं है। प्लेटो ने अपने ही कथन द्वारा यह बता दिया कि उसका आदर्श राज्य काल्पनिक है, किंतु प्लेटो के इस आदर्श राज्य के विवरण में ऐसी मानवीय मूल्य भी निहित हैं जो उसके आदर्श राज्य को सार्वदेशिक और सार्वकालिक बनाते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के दार्शनिक आधार क्या क्या हैं। सबसे पहला है व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है। प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति के समान है, व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है। प्लेटो की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या चट्टानों से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होती है, इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों के आधार पर ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण किया जा सकता है। सेकंड है मानव आत्मा के 3 तत्व। प्लेटो ने मानव आत्मा के विश्लेषण के आधार पर ही आदर्श राज्य का निर्माण किया है, इसलिए आत्मा के 3 गुण विवेक, साहस और शुद्धा के आधार पर आदर्श राज्य में 3 वर्गों की व्यवस्था की है: दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। उसके बाद है राज्य हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। मानव राज्य की चेतना का ही एक अंश है, अतः राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। सत्य संबंधी सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार भौतिक पदार्थों और भलाई का निवास विचार जगत में है। उसने इस विचार जगत के एक अंग के रूप में ही आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो ये तो थे प्लेटो के आदर्श राज्य के दार्शनिक आधार। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहला है वर्ग विभाजन। प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर 3 वर्गों का वर्णन किया गया है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में भी कार्य विशिष्टीकरण को आवश्यक माना है। प्लेटो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसे दक्षता प्राप्त है, जो कार्य करने में वो सक्षम है। इसी आधार पर समाज में 3 वर्ग, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग हैं। दार्शनिक वर्ग विवेक प्रधान होता है और यह समाज का सामान्य कल्याण और वर्ग संतुलन बनाए रखता है। सैनिक वर्ग उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है, यह देश की शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। उत्पादक वर्ग शुद्ध तत्व की पूर्ति करने वाला होता है, इसलिए यह वर्ग राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेकंड विशेषता है दार्शनिक राजाओं का शासन। आदर्श राज्य की सर्वप्रमुख विशेषता है ये दार्शनिक राजाओं का शासन। राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन निस्वार्थ कर्तव्यपरायण दार्शनिक शासकों के द्वारा किया जाए। प्लेटो विवेक को व्यक्ति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तत्व समझता है और उसके अनुसार विवेक संपन्न लोगों द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। आदर्श राज्य में शासन सरकार के नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक राजाओं द्वारा निर्मित होगा और इसी कारण दार्शनिक राजा पर कानून का कोई बंधन नहीं है। तीसरी विशेषता है न्याय की व्यवस्था। न्याय आदर्श राज्य का प्राण तत्व है और यह राज्य की एकता को बनाए रखने का सूत्र है। राज्य की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के कुछ निश्चित कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था व्यक्ति व राज्य हित में एकता स्थापित करती है। फोर्थ है शिक्षा की व्यवस्था। आदर्श राज्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के संचालन के लिए शिक्षा को सकारात्मक साधन माना है। उनके अनुसार सामाजिक शिक्षा ही न्याय का साधन है। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य के हाथों में केंद्रित किया है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अनुसार शासकों का न तो कोई निजी परिवार होगा और न ही निजी संपत्ति होगी। प्लेटो का यह मानना है कि संपत्ति और परिवार का मोह शासक को ईमानदारी के मार्ग से हटा देता है, पथभ्रष्ट कर देता है। अतः प्लेटो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को इस मोह से मुक्त रखने के लिए साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करता है अपने आदर्श राज्य में। नेक्स्ट है श्रम का विभाजन। कार्यों के विशिष्टीकरण का सिद्धांत श्रम विभाजन के सिद्धांत से भी जुड़ा हुआ है। प्लेटो का मानना है कि समाज का कोई भी सदस्य अकेले अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता।
उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्लेटो इसी कार्य विभाजन को समाज की रचना का आधार मानता है। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष समानता। प्लेटो के अनुसार स्त्री और पुरुष समान है। प्लेटो की मान्यता स्त्रियों की दशा सुधारने की है। पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी राज्य के कार्यों में बराबरी का हाथ बटाने का अवसर देकर प्लेटो स्त्रियों को घर की, रसोई की और संतान उत्पत्ति की संकीर्ण परिधियों से मुक्त कर उन्हें राज्य के व्यापक दायरे में कार्य करने का अवसर देता है। उसका विश्वास था कि स्त्री में इतनी योग्यता होती है कि वह राजनीतिक और सैनिक कार्यों में भाग ले सकती है। इसलिए स्त्री पुरुष समानता की बात प्लेटो के आदर्श राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नागरिकों के नैतिक उत्थान की दृष्टि से संगीत, कला और साहित्य आदि के ऐसे अंशों को प्रतिबंधित करता है जो नैतिकता के प्रतिकूल हों। इस प्रकार प्लेटो विकृत कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगाकर नैतिक व्यवस्था स्थापित करके जनता में सद्गुणों का विकास करना चाहता है। कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण लगाना प्लेटो के आदर्श राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है राज्य का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है। प्लेटो का मानना है कि यह जो राज्य है वो किसी ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। प्लेटो राज्य के आध्यात्मिक आचार को स्वीकार करता है। राज्य के 3 वर्ग आत्मा के 3 भागों के समान है और राज्य आत्मा के विवेक, साहस और शुद्धा का प्रतीक है। राज्य मानव व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास पूरे समाज के विकास पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है सावयवी एकता। प्लेटो के अनुसार राज्य आत्मा का ही विराट रूप है, अतः मानव शरीर की तरह राज्य का भी अपना शरीर है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में राज्य यानी शरीर, राज्य रूपी शरीर को अपने अंगों यानी व्यक्तियों पर प्रधानता प्राप्त होती है और राज्य रूपी शरीर अपने अंगों रूपी व्यक्तियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य के लिए सावयवी एकता पर बल दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य द्वारा व्यक्ति का दमन नहीं बल्कि वह इस सिद्धांत द्वारा राज्य को सुदृढ़ और तर्कपूर्ण एकता प्रदान करना चाहता है। ये थी प्लेटो के आदर्श राज्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि आलोचकों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या क्या आलोचनाएं की हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के चित्रण की निम्नलिखित आधारों पर आलोचनाएं हुई हैं। सबसे पहले जो उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है वो दोषपूर्ण है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण और संकीर्ण है। उसमें कर्तव्यों की ही प्रधानता है और अधिकारों की अपेक्षा की गई है। इस सिद्धांत में अंतर्विरोध भी है। व्यक्ति की आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटकर उन्हें अपने अपने कार्य को करने की बात कही गई है। इसमें कोई वर्ग दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी तरफ प्लेटो शासक वर्ग को शांति और व्यवस्था के लिए उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए भी कहता है। इसलिए उसका यह सिद्धांत नैतिक सिद्धांत मात्र ही है। इनमें विरोधाभास पाया जाता है। इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की आलोचनाएं की गई है। सेकंड है दोषपूर्ण साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो द्वारा वर्णित साम्यवादी व्यवस्था मानव स्वभाव और आवश्यकताओं के सर्वथा विपरीत है। व्यक्ति परिवार और संपत्ति के कारण ही अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यदि परिवार और संपत्ति का आकर्षण व्यक्ति के जीवन में ना रहे तो समाज का विकास ही रुक जाएगा। आधुनिक युग में जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं, प्लेटो की धारणा उनसे बिल्कुल अलग है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की अवधारणा में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से अलग रखने के लिए जो बात कही है वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यक्ति परिवार और संपत्ति के कारण ही तो अपने कार्य करता है। इसलिए आधुनिक समय में जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं वो प्लेटो की धारणा से बिल्कुल अलग है। थर्ड है आदर्श राज्य अव्यवहारिक है। प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का वर्णन किया है वो काल्पनिक राज्य है। ये कल्पना स्वर्ग की है, धरती की नहीं है। प्लेटो स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि यह राज्य केवल शब्दों में स्थापित किया गया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका अस्तित्व कहीं भी नहीं है। इसलिए प्लेटो का जो ये आदर्श राज्य है वो पूर्णतः काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट है आधुनिक राज्यों में लागू नहीं हो सकता है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो आधुनिक राज्यों में संभव ही नहीं है, क्योंकि आधुनिक राज्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पूरी जनसंख्या को 3 भागों में बांटना बहुत ही मुश्किल काम है। लोगों को बुद्धि, साहस और शुद्धा तत्वों के आधार पर बांटना असंभव और कल्पना की उड़ान मात्र है। इसलिए इसे आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में लागू किया ही नहीं जा सकता। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट है कानून की उपेक्षा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में कानून को कोई स्थान नहीं दिया है और कानून को कोई स्थान न देकर प्लेटो ने बहुत बड़ी भूल कर दी। कानून के शासन के भाव में राज्य में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक विवेकी होने के कारण यदि कानून की उपेक्षा करता है तो वह राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। इसलिए कानून की उपेक्षा करना प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की एक आलोचना मानी गई है।
नेक्स्ट है व्यक्ति व राज्य में पूर्ण समानता अनुचित है। प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति का बृहत् रूप माना है। उसने व्यक्ति की आत्मा के 3 तत्व बुद्धि, साहस और क्षुधा की समानता राज्य के 3 वर्गों उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग से की है। वास्तव में राज्य एक मानसिक संरचना है और व्यक्ति का शरीर एक जैविक और भौतिक संरचना। व्यक्ति और राज्य की समानता सामान्य व्यक्ति की समझ से परे की बात है। इस आधार पर भी प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है। नेक्स्ट है दार्शनिक शासक संबंधी आलोचना। प्लेटो दार्शनिक शासक को विवेक का मूर्त और साकार रूप मानता है, किंतु व्यवहार में ये दोनों भिन्न तथ्य हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक व्यक्ति को सारे अधिकार और शक्तियां देना उसे निरंकुश बनाना है। राजा सांसारिक जीव होता है, इसलिए वो गलती कर सकता है, क्योंकि वो एक इंसान ही तो है, गलती वो भी कर सकता है। लेकिन प्लेटो का दार्शनिक शासक व्यवहार में अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए इस आधार पर भी प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है। कला और साहित्य पर नियंत्रण गलत है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण लगा रखा है, लेकिन आधुनिक युग में अनेक मनोवैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया कि कला और साहित्य पर नियंत्रण लगाना उनके विकास में बाधक होता है। कला और साहित्य तो स्वतंत्र वातावरण में ही फलते फूलते हैं। यह नियंत्रण अमनोवैज्ञानिक और अस्वाभाविक सिद्धांत है, इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है। तो इन आलोचनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य बहुत सारी आलोचनाओं का शिकार हुआ, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो के आदर्श राज्य का इतिहास पर उतना ही प्रभाव पड़ा है जितना कि स्पार्टा के वास्तविक राज्य का। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत आदर्शवादियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्लेटो का आदर्श राज्य वह मंजिल है जिस तक पहुंचना प्रत्येक राज्य के लिए वांछनीय है। यह वह आदर्श है जो मौजूदा राज्य को अपना व्यक्तित्व ऊंचा उठाने की प्रेरणा देता है। इसलिए प्लेटो का आदर्श राज्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक अमूल्य देन है। तो ये थी प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में। हमने प्लेटो के आदर्श राज्य के अर्थ के बारे में जाना, उसके दार्शनिक आधारों के बारे में जाना, विशेषताएं और आलोचनाओं के बारे में भी जाना। तो आज की क्लास में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा को कवर किया है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कवर करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।